अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अब हमें यहाँ से एक चीज बताया, हमारा एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, स्टूडेंट फिर भी कंफ्यूज होता है क्योंकि एक तो बेचारा घर से आ रहा होता है, उसको घर की भी याद आ रही होती है। जब वो वहां पे पहुंचता है ना, उसको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अब मैंने क्या करना है, किस तरह स्टार्ट लेना है। जब आप पहुंचे थे, आपने अपना प्रोसेस फिर क्या किया था नॉर्वे पहुंचने के बाद? मैं अपना प्रोसेस इसलिए स्किप कर दूंगा क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो नॉर्वे में ऑलरेडी सेटल थे। ठीक है, मैं ओके। उसको एक तरह साइड पे कर दूंगा। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जो एक आम स्टूडेंट फेस करता है वो। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने बताया कि मैं आया था उस टाइम कोविड का सिलसिला चल रहा था और क्वारंटाइन का तो सारा मामला था कि 3 दिन या 10 दिन क्वारंटाइन करना, होटल में वो स्टे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है कि आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपकी वो एंट्री की स्टैंप लगती है और वेलकम टू नॉर्वे आप आते हैं। आपकी अगर तो हाउसिंग अलॉट हो चुकी है आपको तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं हुई तो आप को यहाँ रिसीव करने के लिए लिंक्स जो है वो मिल जाते हैं। कोई कोई आपका यूनिवर्सिटी फेलो, कोई सीनियर, कोई ना कोई लोग आपको यहाँ रिसीव कर लेते हैं। वो कोई नॉट अ बिग डील। अच्छा, अगर तो आपकी हाउसिंग अलॉट होगी है, मैं उसके परफेक्ट केस में आप आता हूँ। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर आप ओस्लो में आप बेस कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो आएंगे। वहाँ सीईओ का ऑफिस है, सीईओ स्टूडेंट हाउसिंग जो है उनका हेड ऑफिस है वहाँ पे। वहाँ आके आप अपनी कीज जो है वो कलेक्ट करेंगे। वो आपको बताएंगे फलां हाउसिंग आपको अलॉट हुई है, आप वहाँ चले जाएं। आप अपनी हाउसिंग में जाएंगे, वो आज फर्निश रूम होगा, अनफर्निश होगा। मेरा रूम फर्निश था और बस आप रूम में अपना सामान वगैरह रखें। और अच्छा, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आपका वीजा आपको रिसीव हो गया है पाकिस्तान में, जो मैं स्किप कर गया हूँ एक चीज, उसमें आपने पुलिस अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जो कि नॉर्वे आने के 7 दिन के अंदर अंदर आपने पुलिस के पास जाके अपना आपको रजिस्टर करवाना होता है। हम्म। कहते वो 7 दिन है लेकिन उसमें टाइम काफी लग जाता है। तो वो आप उसकी यूडीआई की वेबसाइट से ही एक पुलिस अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, आपको आइडिया है कि आपका वीज़ा आया है 10 जुलाई को। आप 1 महीने बाद की टिकट लेंगे, 10 अगस्त को आप नॉर्वे लैंड कर जाएंगे। आप क्या करें कि आप 10 अगस्त के बाद जो भी आपको रिसेंट डेट मिल रही है पुलिस की, वो आप अपॉइंटमेंट ले लें। आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस के पास जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पाकिस्तान में सबमिट कराए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप पुलिस के पास जाएंगे। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह और फेस स्कैन होगा और इस तरह का जो कार्ड है वो आपको रिसीव हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पुलिस अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी होती है ट्रैवल करने से पहले पहले। ठीक है। अच्छा, तो इनिशियली मतलब कोई इतना ट्रिकी चीज नहीं है यहाँ पे आके सेटल होना। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, पाकिस्तानी बहुत वेलकमिंग हैं स्टूडेंट्स जो हैं, सीनियर्स। और वो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू भी रिसीव कर रहे होते हैं, पर्सनली भी आपको रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। इनिशियल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उनकी गाइडेंस जो है वो रहती है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एज सच किसी स्टूडेंट को कोई बहुत बड़ा इशू होगा। इशू वहाँ आके स्टार्ट होते हैं जब उसने जॉब के लिए निकलना होता है, वहां से इशू स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने जब इसके लिए अप्लाई कर दिया है, अब आप अब आप नॉर्वे में मतलब रजिस्टर हो चुके हैं, लीगल हो चुके हैं। ठीक है। इसके तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको ये कार्ड मौसूल होता है, जिसके बाद आप बैंक अकाउंट अप्लाई करते हैं। और बैंक अकाउंट अप्लाई करना भी क्वाइट इजी, कि ऑनलाइन वो सारा अप्लाई हो जाता है। और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको आपके पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। उससे पहले अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप, जिस तरह आपने जर्मनी का बताया कि वो मंथली आपको देते हैं, वैसे यहाँ पे भी कैश कार्ड एक मिलता है। उसमें 5,000 क्रोन जो है वो कैश कार्ड में होते हैं, उनको आप यूज़ कर लेते अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगी रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन के हवाले से। एक तो ये होता है ना कि नॉर्वे में ये सीन है कि यूनिवर्सिटी आपकी बेस पर अपॉइंटमेंट बुक करवा देती है रेजिडेंट हैं। जी। रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं वो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं बुक करवाती। तो फिर उसके लिए जी। हमें को यूडीआई की वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। आपकी जी, मैंने यूनिवर्सिटी में एक्चुअली क्या था? अपनी, जी, नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी ने नहीं बुक करवाई थी। ओस्लो मेट हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो हो गई, या एनटीएनयू हो गई, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद बुक करवा देती हैं। लेकिन हम्म। मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैंने खुद ही बुक करवाई थी। अगर यूनिवर्सिटी करवा दे फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो वो हेड ही आपका नहीं रहता। हाँ, नॉर्वे में मैंने सुना है कि मोस्ट यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपकी अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर देती है कि आपकी इस दिन जी। अपॉइंटमेंट होगी।
बल्कि आपसे पूछती है आप किस दिन अवेलेबल होंगे। तो मैं बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दे रही होती है नॉर्वे वाले स्टूडेंट्स को। तो जी जर्मनी में जी। तो पूछते तक भी नहीं है, पाकिस्तानी हाल है हमारा। अच्छा, यहाँ अच्छा। पर हम जॉब की तरह मूव करते हैं कि अभी आपको वहां पर 1 साल हो चुके हैं, तो किस तरह की जॉब्स होती हैं, हमें किस तरह से जॉब ढूंढनी चाहिए। मोस्टली तो हमारे कनेक्शन के थ्रू ही हमें जॉब्स मिल जाती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहन भी वहाँ होते हैं। लेकिन कोई जी ऐसी वेबसाइट जो कि नॉर्वे में हो, जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, इस तरह की कोई सीन आप हमें बताएंगे जॉब्स का? हाँ जी। जॉब्स के लिए जो सबसे मेन वेबसाइट है वो fin.no है। फिन इज लाइक OLX इन पाकिस्तान। तो ओके। फिन यहाँ की OLX है। हम्म। FINN। मैं ये जितनी भी वेबसाइट्स है ना, मैं कोशिश करूंगा कि रिटर्न में सेंड आपको दे दूँ करते हैं, ताकि मैं उस स्पेलिंग का भी डिस्क्रिप्शन में कोई डाल इशू दूँ, ना रहे। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल जी दूँ। जी। fin.no है नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे है jobnorge.com। ठीक है। उससे भी लोग फाइंड करते हैं। लेकिन मैंने जो 1 साल में ऑब्जर्व किया है कि पार्ट टाइम जॉब वेबसाइट से ढूंढने की बजाय आपको फिजिकली जो है वो जाना होता है। हम्म। बताया तो मुझे भी बहुत लोगों ने था कि ये वेबसाइट है यहाँ से जॉब, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब हियर। क्या आप रूम में बैठे हैं, आप वेबसाइट खोली है, वहां पे अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। यहाँ अभी तक वही पुराना तरीका चलता है कि आप CV प्रिंट करें, क्योंकि आपने पार्ट टाइम जॉब लेनी है। आप अपनी फील्ड की जॉब के लिए नहीं चाह रहे, पार्ट टाइम में आपको कुछ भी चलेगा। हम्म। आप अपनी CV लेके जाएं। रेस्टोरेंट है, पूरी स्ट्रीट्स है रेस्टोरेंट की। वहां आप एक रेस्टोरेंट में जाएं, जाके बोलें कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे जॉब चाहिए। ठीक है। 90% 80% केसेस के अंदर इस तरह आपको जॉब मिल जाती है। मेरे दोस्तों ने ऐसे ली है जॉब्स। और ये सीधा तरीका है इसका लेने का। लोकल रेस्टोरेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग में, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि किसी ने आके पहली जॉब ही जो है वो बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स में ले ली हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ के माहौल के साथ एक्लेमेटाइज करना होता है अपने आप को। फिर हम्म। आप इस तरह की जो चेन्स हैं, डोमिनोज, बर्गर किंग, फिर फिर आप वहाँ मूव कर सकते हैं। तो पहला आपका जो वास्ता पड़ता है वो आपका पड़ता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के साथ या इंडियन रेस्टोरेंट्स के साथ, या फिर आप ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं पाकिस्तानी, वहाँ पे जाते हैं। हम्म। ऑल दो नॉर्वेजियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ भी जॉब करते हैं लोग। तो पहला जो सिलसिला है वो रेस्टोरेंट्स ही हम्म। अच्छा, यहाँ पर है। कोई लैंग्वेज बैरियर है जॉब हासिल करने के लिए? जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज है वहां पर जाकर, तो इंग्लिश इनफ होती है हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए, जॉब देने के लिए? जी। पार्ट टाइम जॉब में इंग्लिश इज इनफ। और जॉब्स ही ऐसी ही होती हैं कि उसमें आपको कम्युनिकेट नहीं इतना करना होता। तो हम्म। इनिशियली स्टार्ट के लिए इंग्लिश इज इनफ। ओके। अच्छा, तो अभी वहां पर आवर के हिसाब से कितना दिया जाता होता है, और बंदा मंथली कितना सेव कर लेता होता है? पर आवर यहाँ मंथली वेज जो मिनिमम है वो 175 करोन है। और मैक्सिमम ये जा सकती है 220 तक भी चली जाती है, 220 करोन पर आवर। हम्म। और अगर आप अपने 20 आवर्स पूरे कर रहे हैं एवरेज वेज के साथ, 180 190 के साथ, तो मंथली आप आफ्टर टैक्स 13 to 14 थाउजेंड, ट्वेल्व हम्म। थाउजेंड 13 14 यहाँ तक इजीली बन जाते हैं। जिसमें से आपके एक्सपेंसेस अगर निकाल दिए जाएं 8 to 9 थाउजेंड, डिपेंड्स अपॉन पर्सन, तो आप इन द एंड ऑफ द मंथ 2,000 3,000 करोड़ जो है वो आप सेविंग में कर लेते हैं। ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के नेचर पे, आपके एक्सपेंसेस पे। तो पर वीक में मैं क्या कितने घंटे हम काम कर सकते हैं? 20 आवर्स काम कर सकते हैं। 20 आवर्स काम कर सकते हैं? जी ओके। अच्छा, तो अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि बंदा इतना सेव कर लेता होता है, और मोस्टली हम जाकर इसी जॉब से स्टार्ट करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, इनके ऊपर ही जाके स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ जी ऐसे भी स्टूडेंट्स नॉर्वे में देखे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हम व्हाइट कॉलर जॉब ही करेंगे। जिनको पीछे से ऑफकोर्स फैमिली जिनकी स्ट्रांग होती है, अच्छी खासी, उन्हीं के ज्यादातर ये नखरे होते हैं कि हम व्हाइट कॉलर जॉब ही करेंगे, हम ये जॉब नहीं करने वाले। तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरह व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ मूव करना चाहे, IT मैनेजर की तरह मूव करना चाहे, इस तरह के जॉब्स मिल जाती है स्टार्टिंग में? वाइट कॉलर जॉब पहले जरा डिफाइन किया जाए, वाइट कॉलर जॉब क्या होती है। अगर तो आप कहते हैं कि ऑफिस में हो मेरा और मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, और तो वो वो मेरे यही ख्याल तो में बोल वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं हार्श वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी सबसे थोड़ा सा गुजरा हूँ।
जो सबसे अच्छी वाइट कॉलर, जिसको मैं वाइट कॉलर मानूंगा, उसमें पहले नंबर पे आती है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब, जिसमें सिम्स जो है वो आपने सेल करनी होती हैं रोड के ऊपर। ठीक है, आपको वो एक दे देते हैं, बेंच दे देते हैं, उस पर आपने सिम्स रख के वो सेल्स करनी होती हैं। और ये जॉब किसी हद तक लोगों को रास आती है। उसकी वजह ये है कि साफ सुथरी जॉब है, आप रोड पे खड़े हैं और कस्टमर आ रहा है, आपने उसको सिम देनी है और दैट्स इट। उसमें आपको 150 क्रोन से लेके 180 190 क्रोन तक पर आवर मिल जाते हैं। कुछ ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं मोबाइल्स की, वो आपको बोनस भी देती हैं कि आप टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उस पे आपको बोनस भी मिलेगा। तो ये भी रेस्टोरेंट्स के बाद ये वाली जॉब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, सिम सेल करने वाली। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो थोड़े से हेजिटेट करते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहाँ डिश वॉशिंग ये वो, तो बर्गर बनते वो हैं। इस जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम अकोमोडेशन की तरफ मूव करेंगे। किस तरह की अकोमोडेशन वहाँ पे हम हमें लेनी चाहिए, और उनकी एक्सपेंस मंथली मतलब क्या रेंट होती है? आप तो अभी आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की जी जो जी। अपार्टमेंट उसमें रह रहे हैं, या किसी प्राइवेट आपने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ है? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के ही में रह रहा हूँ, अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। उसमें जब आप एट द टाइम ऑफ सर्चिंग आप अपने फिल्टर्स उसमें खुद तय करते हैं कि आपको फर्निश अपार्टमेंट चाहिए या अनफर्निश चाहिए। अच्छा, फर्निश अनफर्निश का मैं बता दूं कि पाकिस्तान की तरह सिर्फ चार दीवारें और छत को नहीं कहा जाता अनफर्निश। अनफर्निश के अंदर आपको फ्रिज और जो स्टोव होता है, बेकिंग ओवन होता है, ये चीजें आपको जरूर मिलती हैं। ये हम्म। स्टैंडर्ड है यहाँ पे एक अनफर्निश अपार्टमेंट का और घर का। और फर्निश के अंदर आपको बेड भी मिलेगा, आपको स्टडी टेबल भी मिलेगी, चेयर भी मिलेगी। अ, मतलब ये सब चीजें आपको फर्निश के अंदर मिल जाएंगी। फर्निश अपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट 4000 क्रोन से पर मंथ से। ठीक है, और अनफर्निश जो है वो मिनिमम, वो भी इसी रेंज में आते हैं, 4 5 इसकी रेंज में। तो एक सिंगल पर्सन जो है उसके लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 5000, इससे ऊपर सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट जो है ना वो नहीं होता। अगर आप शेयरिंग में रहना चाह रहे हैं, मतलब आप दो लोगों के लिए अपार्टमेंट, दो दोस्त आए हैं फॉर एग्जांपल, और वो चाहते हैं कि हम कपल अपार्टमेंट ले लें, तो हम्म। वो आपको रेंज करेगा 7 to 8000 9000 तक। ओके। अच्छा, इसमें लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और स्टूडेंट के इंटरनेट लिए बिल जी, बिल लेकिन इंक्लूड होता है? जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बिल जो होता है वो जी, इसे रेंट हर इंक्लूड चीज होता है? इंक्लूड, हर चीज इंक्लूड होती है इसमें। ओके। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बात करेंगे। जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है कि आपको एक टिकट दे दिया जाता है, उसकी एक प्राइस होती है। जैसे जर्मनी में आपका 80 में ही आपको टिकट मिल जाती है, फिर आप बाय ट्रेन किसी भी जगह पे ट्रेवल करें। तो नॉर्वे में किस तरह से होता है? नहीं, यहाँ हर सिटी की अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। हर सिटी, मतलब इंटर सिटी आप नहीं कर सकते, विद इन द सिटी आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए टिकट की प्राइस जो है वो 500 क्रोन है पर मंथ। और उसमें एक जोन है ओस्लो का, जो जोन 1 है उसके अंदर आप 500 क्रोन में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब वो सिर्फ जोन से टिकट अगर बाहर जाएंगे तो उसके लिए आपको टिकट परचेज करनी सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी उसके लिए? है। जी ओके। आज इसमें एक लास्ट क्वेश्चन था, वो अभी मुझे भूल गया, वरना वो मोस्टली यस वो क्वेश्चन था मोबाइल से रिलेटेड। मैंने काफी लोगों की जी। पोस्ट रीड करती हूँ, वो हमेशा कहते हैं हम मोबाइल फोन पाकिस्तान से परचेज कर कर आए या फिर वहीं पर आके परचेज कर लें। तो इस हवाले से कुछ बताएंगे? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आई नो काफी बच्चों वाला है, लेकिन ये पोस्ट होती है, मैंने खुद रीड किया है ऐसी पोस्ट ना स्टूडेंट्स की। हम्म। ये अगर तो कोई शौकीन बंदा है कि जिसको नए नए फोन्स ट्राई करने का शौक है, तो वो यहीं आके पूरे करे, क्योंकि यहाँ आपकी बाइंग पावर जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। बाइंग पावर ये बढ़ा देते हैं आपकी। इस सोसाइटी का, इस जो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इनका, वेलफेयर स्टेट जिसको ये कहते हैं, उसके अंदर बाइंग पावर तो आपकी बढ़ जाती है। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में एक फ्लैगशिप फोन जो 1 2 लाख का है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता पार्ट टाइम जॉब से, लेकिन यहाँ वही स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब के साथ ये फोन अफोर्ड कर, आप समझ रहे हैं ना कि बाइंग पावर आपकी बढ़ गई। तो नहीं, ये बहुत अच्छा। पाकिस्तान वाला फोन बहुत अच्छा यहाँ पे चलेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर शौक के लिए कोई लेना चाहे तो यहाँ आके वो ले ले, लेकिन यहाँ पे मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे यहाँ चीज मिल जाती है कि आप मंथली 200 300 क्रोन 400 क्रोन में एक अच्छा फोन आप ले लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट्स आप उसकी देते रहते हैं।
पर्सन पे डिपेंड करता है वो किस तरह चलना चाहिए, अदरवाइज वो नॉर्मल में इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। कुछ लोग आईफोन पे जी जाके इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, वो कहती है बहुत छोटी सी अमाउंट पे कर रहे थे, पता भी नहीं चलता हमें जी आईफोन जी, लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अगर हम नॉर्वे की एक चीज और डिस्कस करें सोशल लाइफ के हवाले से, ये भी काफी ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कि कंट्री को छोड़ के वापस आ जाती हैं। वो कहते हैं कि हम वहां पर जो है एक सेपरेट आइसोलेशन फील कर रहे हैं, आइसोलेट हो गए हम। तो सोशल लाइफ किस तरह की है नॉर्वे में? सिर्फ नॉर्वे नहीं, इसमें अगर पूरे स्कैंडिनेविया को देखा जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म, जिसको इंफरादियत पसंदी भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। ओके। यहाँ लोग गुफ्तगू जो है, कम्युनिकेशन है, उसको खुद इनिशिएट करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद किसी से इनिशिएट करोगे तो वो बहुत स्माइल के साथ और बड़ा वेलकमिंग, और फिर उससे आपको बाज दफा जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, वो इतनी आगे से बातें करते हैं, खास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं। और बाकी यंगस्टर्स हैं वो भी काफी कोऑपरेटिव हैं। डिपेंड अपने आप पे कर रहा होता है कि आप किस मिजाज के इंसान हैं। अगर तो आपको लोगों से बात करने में कोई झिझक नहीं महसूस होती तो आप यहाँ बहुत अच्छे दोस्त बना सकते हैं। अब ना सिर्फ अपने क्लास फेलो, बल्कि क्लास से बाहर भी आप अपने अच्छे दोस्त यहाँ बना सकते हैं। और यंगस्टर्स का मैंने आपको बताया है कि बहुत वेलकमिंग हैं, और दे ऑलवेज स्माइल। जब भी आप उनसे नजर मिलेगी वो जरूर स्माइल करेंगे। और ओके। कोऑपरेटिव भी हैं। बाकी इंसान के अपने मिजाज पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो लोगों से सोशल होना चाह रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज मैं दो चीजें जो है वो वर्थ मेंशनिंग है। एक, मैं लड़कियों के हवाले से अलग से बात करूंगा कि उनको किस तरह के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। जो दोनों के लिए अमूमी बात है ना, वो तो ये है कि सिक्योर महसूस कर रहे होते हैं हम यहाँ आके कि हम अपने ही लोगों के साथ मिलें जुलें, अपने ही लोगों में बैठें, बात करें। जबकि बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपका ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ आके भी अपने ही लोग ढूंढें, अपनी जुबान वाले ही लोग ढूंढें। आपका एम ये होना चाहिए कि यहाँ आए हैं तो आप यहाँ के लोगों से जितना हो सके बातचीत करें, ताल्लुकात बनाएं। क्लास में आपके अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और उनमें आप के 3-4 पाकिस्तानी हैं, तो आदत हमारी ये होती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही बैठेंगे, जाके उन्हीं से गपशप लगाएंगे, आउटिंग करेंगे तो उनके साथ। जिससे क्या होता है कि आपका वो पर्पस फुलफिल नहीं होता कि जो आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट लेके आए होते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि आप यहाँ आके कोशिश करें कि आप नॉर्वीजन्स के साथ, लोकल्स के साथ, अ, उसके अलावा जो बाकी नेशनलिटीज़ हैं, नेपालीज यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे, बंगाली बहुत मिलेंगे, इंडियन हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, जिससे आपका एटलीस्ट जो है वो दिमाग खुलेगा। ठीक है। ये एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ आके, और जो कि मेरे से भी हुई है। मैं चूंकि सोशल साइंसेज का स्टूडेंट था, और बड़ा मैं मोटिवेट होके आया था कि मैंने तो दूसरी नेशनलिटीज के दोस्त बनाने हैं, और मैं अपने आप को ग्लोबल सिटीजन कह के मुखातिब करता था। लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप दूसरे नेशनल्स जो हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाएं। लड़कियों के हवाले से मैं अलग से ये बात करूंगा कि जॉब्स के हवाले से उनको प्रॉब्लम आती है। लड़के आदी होते हैं काम करने के, और किसी भी तरह का वर्क एनवायरनमेंट हो उनके लिए चल जाता है। लड़कियों के लिए बाज दफा हैक्टिक हो जाती हैं रेस्टोरेंट्स की जॉब। तो वो ज्यादा फिर आती हैं इसमें सिम वगैरह सेल करने में, और रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब में। तो लड़कियों के लिए खास मतलब मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो आना चाह रही हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो बड़ा स्ट्रांग होकर उनको आना पड़ेगा। और क्योंकि आदत होती है हमारी माँ बहनों को अपने भाइयों पे डिपेंड करने की, अपने वालिद पे डिपेंड करने की। कोई भी छोटा काम है तो आप उनसे करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आके आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी है। आपने वजन उठाना है तो आपने खुद उठा के करना है। जॉब पे आप गई हैं तो खुद आपने जाना है, आपको भाई मोटरसाइकिल पे बिठा के नहीं छोड़ के आएगा। तो ये थोड़ा सा लड़कियों को ना मेंटली स्ट्रांग होके होना आना पड़ेगा। पड़ता है। ये बात आपकी सही है, जब लड़की आ रही होती है ना, वो, खैर मैं यहाँ पर लड़कियों को सपोर्ट करूंगी। लड़के बहुत जल्दी घबरा जाते होंगे जब वो बाहर जाते होंगे, लेकिन लड़कियां इतनी स्ट्रोंग अपने आप को बना के रखते हो जब वो बाहर जाती है ना। साथ में लड़के भी कह रहे थे, "अरे भाई लड़के हमें, लड़के तो यही नजर आ रहे हैं हमें।" इस मामले में लड़कियां हम्म। बहुत स्ट्रोंग बन के रहे, क्योंकि उनको आइडिया बहुत नहीं, ज्यादा जाहिर है, है।
जी, पहला बैरियर तो उन्होंने पार कर लिया कि डिसीजन हाँ। लेने का कि मैं फैमिली से दूर जाके, तो आगे तो फिर जाहिर है इजी हम्म। हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल, पहला स्टेप ही वो जो मुश्किल होता है ना, पाकिस्तान से निकलना, फैमिली से या रिश्तेदारों हम्म, से, जब वो हम्म, ये क्लियर कर लेते बस वो फिर कोई भी चीज क्लियर कर सकती है। हम्म, अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक सबसे जो मेन चीज है, दो चीजों की वजह से हम बाहर जाते हैं। एक तो अच्छी इनकम बाहर हम कमा लेते हैं, चलो अच्छी सेविंग हो जाती है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे मेन होते हैं वो होते हैं पीआर। तो नॉर्वे में पीआर का क्या सीन है? पीआर के रूल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं इनके। और जब तक आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, और ये फील्ड की जॉब के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि हम्म। एग्जैक्ट आपकी फील्ड की ही जॉब होनी चाहिए, जो आपको अपना मास्टर्स करने के बाद जो आपका जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा 1 साल का, उसके अंदर आप तलाश करेंगे। उसकी बेस हम्म। पे फिर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। और वर्क परमिट के गालबन 3 साल के बाद आपको पीआर जो है वो मिल जाती है। हम्म। बैरियर जो इसमें सबसे बड़ा आता है वो आता है लैंग्वेज का। ठीक है। और ज्यादातर जो यहाँ जॉब्स हैं उनके लिए नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना मस्ट है। ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जैसे आईटी की मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि आईटी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको लीनियंसी मिल जाती है लैंग्वेज के हवाले से। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको लैंग्वेज रिक्वायर होती है। हम्म। उसका बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप अपने तौर पे 2 साल के अंदर अंदर इनिशियल जो A1 लेवल है ना वो तो क्लियर कर लें। बाकी हम्म। आज जब आपको वो 1 साल मिलेगा जिसमें आपने जॉब सर्च करनी है, उसमें जॉब सर्च के साथ साथ आप लैंग्वेज जो है उस पे फोकस करें, ताकि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो ऑप्शंस आपके पास काफी सारे खुल जाएं। तो पीआर जो है वो इन 2-3 चीजों पे बेस कर रही होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं सबको जो भी देख रहे हैं। नॉर्वे में ये सीन है, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही जॉब करनी है। जब आपका जैसे आपने अगर पीआर के लिए अप्लाई करने फुल टाइम आपको अलाउ हो गया, आपने पीआर से रिलेटेड करने। लेकिन फिनलैंड और जर्मनी में नहीं है इस तरह का। अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं भी मिल रही, आप लोग कर सकते हैं। बस ये नॉर्वे में ही। सही। तो ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। जी। अगर इनका एप्लीकेशन जी। प्रोसेस प्रोसेस इजी है ना, यहाँ पे फंसा लेती है, मतलब किसी न किसी तरह फंसा ही जी। लेते होते हैं। चले यहाँ जी। पर फिर हम उसामा वीडियो के एंड करते हैं। लास्ट में कोई गाइडलाइन, कोई ऐसा मैसेज हो कि आप स्टूडेंट्स को देना चाहे, अपकमिंग स्टूडेंट्स को देना चाहे। अम, मैंने उस ग्रुप के अंदर एक पोस्ट में ये चीजें मेंशन की थी जॉब के हवाले से ही, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो जो फंडिंग लेके आए होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उसको हम यूज ना करें, तो हम्म। जिसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाते हैं। और फंसता स्टूडेंट वहीं जाके है पार्ट टाइम जॉब में। और डिप्रेशन भी इंसान को पार्ट टाइम जॉब में जाके ही होता है। तो उस हम्म। तरह की जॉब पाकिस्तान में उसने तस्वुर भी नहीं की होती। हम्म। जॉब जो मैंने मेन बताई हैं, एक तो होगी रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप काफी मतलब डेडिकेटेड हैं, तो आपको वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे देंगे। उसके अलावा सिम सेलिंग है, ग्रोसरी स्टोर्स हैं। इसके अलावा एक और जॉब होती है वो है हाउस क्लीनिंग की, ओके। जो कि मेरे ख्याल में और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके ख्याल में वो सबसे बेस्ट जॉब है। लेकिन उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जहनी तौर पर खुद को तैयार करना होगा कि मैं लोगों के घरों में जाके सफाई करूं। हम्म। ठीक है। अगर तो आपने इस चीज को कर लिया, फिर तो आप यू आर गुड टू गो के वो जॉब ऐसी है कि उसमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, और पे अच्छी है। उसमें 200 करोन उसमें मिनिमम आपको वेज मिलती है। ठीक है। और दूसरा ये कि आप वो हेक्टिक नहीं है, उसमें आप किसी को फौरन जवाब दे नहीं हो। आप किसी के घर में सफाई करने गए हो, वो घर पे होगा ही नहीं, आपने खाली घर साफ करके आ जाना है। हम्म। और किसी से आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां पे आपका जो ओनर है मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा। पास केसेस में वो बदतमीजी भी करते हैं, जिसकी आप तो ये सारी चीजें मिलके आप पे बड़ा प्रेशर डालती हैं। तो ये वाले जॉब ऑप्शंस भी ओपन होते हैं। ठीक है। और लॉज के साथ अपने आप को आपने करना होता है, यूज टू करना होता है कि मैं जॉब के लिए निकल रहा हूँ तो क्या क्या मेरे राइट्स हैं, और जो मैंने अपने एम्प्लॉयर से लेने ही लेने हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ है मिनिमम वेज। और दूसरी उसमें चीज़ है उपलारिंग उसको बोलते हैं, वो होती है ट्रेनिंग, लर्निंग। ठीक है। वो 3 दिन से ज़्यादा आपने नहीं करनी होती। ठीक है। और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करनी है, कैश के पीछे नहीं जाना। ये कुछ चीज़ें जॉब के हवाले से हैं। ठीक है। स्टडी के हवाले से वो ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर पूरे का पूरा चेंज होता है। यहाँ की यहाँ सारी स्टडी जो है वो रिसर्च बेस्ड है। और
यूनिवर्सिटी जो है वो मेक श्योर करती है कि आप पढ़ें। वो आपके ऊपर नहीं छोड़ देती कि हाँ ठीक है पढ़ लेगा, लेकिन ये वो मेक श्योर करते हैं। वो छोटी छोटी डेडलाइंस देते हैं असाइनमेंट्स की, और एक सेमेस्टर में दर्जनों असाइनमेंट्स होती हैं। ऑल दो उसमें मज़ा आता है करने में, स्टडी का मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लेकिन आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जिस जैसे मुझे लगा, क्योंकि मेरी सोशल साइंसेस की डिग्री थी और उसमें रिसर्च करने की हमको इतनी आदत होती नहीं है। साइंस वालों के भी वाले आदी होते हैं प्रैक्टिकल्स के और रिसर्च के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस सिस्टम के साथ यूज टू होने में। उसके अलावा एक स्टडी प्रोग्रेस जो होती है उसको आपने मेंटेन रखना होता है। कोशिश करें कि अपने जो 60 क्रेडिट आवर्स होते हैं पहले सेमेस्टर में, सॉरी 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं पहले में, और दूसरे में फिर 30, तो एक साल के आपके 60 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। कोशिश करें कि 2 साल में, एक साल में वो 60 पूरे कर लें। उसकी वजह यह है कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी, जब आप नेक्स्ट ईयर वीज़ा रिन्यू करवाने जाएंगे उसके लिए वो रिक्वायर होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर आपके आवर्स उसमें 40 से कम है क्रेडिट आवर्स, तो आपके वो वर्किंग आवर्स कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 20 घंटे मिल रहे हैं, तो आपको 15 घंटे देंगे कि ये बच्चा जो है ये अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो हम इसको 20 की बजाय 15 घंटे काम करने की इजाजत देंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि वो 10 घंटे देते हैं, कुछ केसेस में वो बिल्कुल ही आपका काम करना बंद कर देते हैं यहाँ पे, अगर आपके क्रेडिट आवर्स कम है। तो ये चीज़ें कुछ जिनका ख्याल रखना जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए। और वेदर के हवाले से ये है कि जिस टाइम पे आपने आना है, अगस्त में सितंबर में, उस टाइम खज़ां शुरू हो जाती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही नवंबर आता है, तो एक डिप्रेशन का फेज जो है ना वो शुरू हो जाता है। ओके। कहने को हमारे पाकिस्तान में डिप्रेशन को कोई सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ लिटरली जब फेस करता है इंसान डिप्रेशन, तो पता चलता है कि अच्छा इसको डिप्रेशन बोलते हैं, ये होती है डिप्रेशन। क्योंकि रियल दिन आपका डेफिनेशन शुरू हो वाकई रहा है। में, डिप्रेशन की रियल डेफिनेशन वाकई में बाहर जाके पता चलती है। ट्रू। जी, जी। आपका दिन शुरू हो रहा है 9 बजे, और 3 बजे आप देखते हैं कि कुछ है ही नहीं बाहर करने को, और मनोमन बर्फ पड़ी हुई है। कोई हम्म। एक्टिविटी नहीं है, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, हर इंसान का चेहरा उतरा होता है सर्दियों में। हम्म। वो सबसे टफ टाइम होता है स्टूडेंट का, और मेरे लिए भी वही टफ टाइम था। तो, तो इन चीज़ों को थोड़ा आपने पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। और एक्टिविटीज़ आपने ऐसी रख लेनी है कि आप सोशल हों, बाहर निकलें। सर्दियों की एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, गर्मियों की अलग से होती हैं। तो उनको आप मतलब उनके साथ आप यूज टू होना शुरू हों, तभी आप मतलब सरवाइव कर पाएंगे। ओके। तो सबसे जो मेन चीज है ना, जब आप अगर बाहर जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना। मोस्टली लड़के डिप्रेशन में जाते हैं, मोस्टली लड़के जाते हैं जैसे बाहर जाते हैं ना। खैर मैंने मोस्टली लड़कों को देखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं हम्म। लड़की इसलिए मैं बोली, मैंने मोस्टली लड़कों को देखा है वो डिप्रेशन में गए। मेरे सामने के 3-4 सीन हुए हैं। और मेरे खुद का एक कुलीग डिप्रेशन में गया बाहर जाकर। तो डिप्रेशन में नहीं जाना, आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनना है। और आप अल्लाह अल्लाह करके वजह इसकी अगर मेरे बाहर से गए हैं ना। पूछें, जी जी। जी, बीइंग अ बॉय अगर वजह पूछी जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कुछ होते हैं कि उनको पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। उनके सामने एक डेडलाइन होती है कि ये 20 ओवर है इनके, इसके अंदर ही आपको ये टारगेट अचीव करना है, ठीक हम्म। है। तो वो जो एक टिक टिक चल रही होती है ना टाइम की, कि ये मेरे पास 2 साल हैं, इनमें मैंने अपने आप को काबिल करना है, फिर मेरी आगे शादी। तो ये चीजें हो सकता है कि लड़कों के लिए हाँ, डिप्रेसिंग हो ये भी हो सकता है। ज्यादा। ये भी हो सकता है कुछ कह नहीं सकते। हम्म। लेकिन थैंक यू सो मच उसामा। ये सेशन वाकई में बहुत इंफॉर्मेटिव था। इवन कि मेरे बहुत चीजें मेरी भी क्लियर हुई है, जो कि मैं कहती नहीं मुझे सब चीजें पता होगी, लेकिन नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगेन थैंक यू, आपने इंशाल्लाह। टाइम निकाला और हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। सबसे मेन चीज जो स्टार्ट में भी सामने बोली थी, कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खुद सारा का जी, सारा चीज खुद कर सकते हैं। बाकी जो भी वेबसाइट के नेम और लिंक होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, डाल देंगे। बल्कि वहां से आप लोग उस पर क्लिक करके आप लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। और उन सबसे पहले अपना आइल्स क्लियर करें, क्योंकि स्टूडेंट जो सबसे मेन चीज होती है आइल्स को स्किप कर देते हैं। वो लोग कहते हैं इंग्लिश जी, प्रोफिशिएंसी लेटर पे हो जाएगा, लेकिन नहीं। और 6.5 बैंड लेने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच उसामा। जी। हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह हाफिज।